हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। ये जो लोकतंत्र के प्रकार हैं ये बांटे गए हैं प्रतिनिधित्व के हिसाब से, मतलब कि जो पार्टिसिपेशन होता है, जो हम भागीदारी करते हैं उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। तो इसमें हम पहला देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम कहते हैं विशुद्ध, यानी कि जो असली लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है वो होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे, और हिंदी में तो हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष को प्रतिनिधि सत्तात्मक। मतलब इसमें प्रतिनिधि है हमारे, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं इसके अंदर। तो आगे हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये वह लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें देश के समस्त नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज्य के लगभग सभी कार्य संपादन में भाग लेते हैं। मतलब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सिटीज़न हैं, जो भागीदारी कर रहे हैं, जो जितनी जनता है देश के अंदर, वो सभी क्या है डायरेक्ट आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब भागीदारी उनकी है, वो खुला आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, हम भारत में देखते हैं हम वोटिंग करते हैं, मगर इसमें वोटिंग नहीं होती, इसमें लोग खुद ही जाते हैं और फैसला लेते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र में लोकहित के कार्यों में जनता से विचार विमर्श के पश्चात ही कोई फैसला लिया जाता है। इसके लिए लोग एक निश्चित स्थान पर जमा होते हैं और वहीं पर जनमत संग्रह कराया जाता है। यानी कि ये जो सिस्टम देखते हैं हम, जो कार्य प्रणाली व्यवस्था है, ये आज के स्विट्ज़रलैंड देश है यूरोप के अंदर, उसके अंदर पाई जाती है। तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि आबादी छोटी है तो लोग जाके जनमत संग्रह कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा मुद्दा है, उन्होंने चाहा कि हम टैक्स के बारे में बात करें, उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, एक ख़ास स्थान पर बुलाया जाएगा लोगों को, और वहाँ पर लोगों से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि हाँ या ना हमें लागू करना चाहिए या नहीं। तो इसको कहते हैं जनमत संग्रह। यानी कि 3 चरणों के अंदर ये काम होता है। मतलब ये 3 प्रकार से काम को वहाँ पे किया जा सकता है। तो पहला उसमें होता है कि जनमत संग्रह करवाया जाता है। लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, सीधे तौर पे भागीदारी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष भागीदारी कर रहे हैं कि हाँ, जवाब दे रहे हैं ना वहाँ पर। उनके प्रतिनिधि तो वहाँ पर नहीं है, उन्होंने जो वहाँ के जो लोग बना रहे हैं, जो कानून बनाएंगे, वो चुन लिए, वही चुने हुए उन्हीं के ही हैं, उन्होंने वहाँ भेज दिया। अब वो लोग फैसला लेने के लिए उनको बुलाएंगे फिर से कि हाँ आपके हिसाब से करना चाहिए या नहीं। दूसरा उसमें होता है कि प्रयास करना, क्योंकि अगर मान लीजिए जो वहाँ की विधान परिषद या विधानमंडल जिसको हम कहेंगे, तो वो कोई फैसला नहीं लेती या कोई गलत कानून बना डालती है, तो इसके खिलाफ पहलकदमी हम कर सकते हैं। लोग कोई कानून खुद सुझा सकते हैं और उस पर जनमत संग्रह कर उसे लागू करा सकते हैं। तो लोगों ने जनमत संग्रह करवाया, खुद उन्होंने कहा कि ये कानून लागू करिए, ये लागू कानून होना चाहिए, फिर जनमत संग्रह होगा उस बात के ऊपर लेकर। लोगों ने हाँ करी तो फिर वो कानून दोबारा बनाना ही उनको पड़ेगा। अगला क्या है, बर्खास्त करना। यानी कि हम इसमें क्या देखते हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि विधानमंडल जहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स है, इनको चुन के लोगों ने भेजा है, लोगों ने खुद चुनाव भी करा, उनको भेजा भी, और लोग खुद चुनाव में आते भी हैं, मतलब फैसला लेने में भी। तो वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो लोग उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब इतना हम देखते हैं कि यही असली लोकतंत्र इसी को माना जाता है कि ये प्राचीन यूनान जो था वहाँ पर ये व्यवस्था चलाई जाती थी। जो प्राचीन यूनान के शहर थे, नगर राज्य जिनको हम कहते हैं, वहाँ ये व्यवस्था लागू थी, वहाँ ये चीज़ चलती थी। और स्विट्ज़रलैंड आज के अंदर बस यही दुनिया में एक लौता देश है जहाँ पर ये चलता है, क्योंकि आबादी छोटी है तो लोग डायरेक्ट जाके सीधा जाके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, मतलब प्रत्येक जाके अपना वोट दे सकते हैं। बस इतना ही होता है उनको कि हाँ यहाँ जवाब देना होता है। इसके लाभ हम देखते हैं क्या होते हैं। ये लोगों को सरकार और प्रशासन का अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जब लोग जा रहे हैं तो वो सरकार चलाने में मदद तो कर रहे हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था उनकी कैसे चल रही है, क्या चलनी चाहिए, तो इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं, तो उनको इस बात का अनुभव होता है कि हाँ ये काम किस तरह से है। ये सरकार को जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि लोग आ रहे हैं, अपने फैसले खुद भी उठा रहे हैं, के खिलाफ भी काम कर सकते हैं सरकार के। तो उनको इससे क्या लगता है, पता चलता है कि जनता की भागीदारी हो रही है और जनता हमसे जवाब दे भी कर सकती है, सवाल जवाब भी हमसे कर सकती है। ये लोगों में जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना पैदा करता है। अब जब लोगों को जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो लोग तो खुद ही जिम्मेदार बन जाएंगे, सीधी बात है, और वो चाहेंगे यही कि हमारे देश की भलाई के लिए जो हो, वो जो देश की भलाई हो वो काम हो। ये लोगों की राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देता है। मतलब
जो लोगों के अंदर इच्छा है पॉलिटिक्स को लेकर कि हमारा देश चलना चाहिए, किस तरह सिस्टम चलना चाहिए, तो लोगों के बीच क्या है, बढ़ावा मिलता है उनके बीच चेतना का लेकर। अगला है क्या है, मतदाताओं को सरकार के संपर्क में आता है, क्योंकि मतदाता डायरेक्ट जा रहे हैं, सीधा सरकार सामने खड़ी। सरकार कौन है? जिनको लोगों ने चुन के खुद भेजा है, मगर वो फैसला नहीं ले सकते वो लोग। इतना है कि वो बता सकते हैं कि ये मुद्दा हमारे देश में होना चाहिए, आप बता दीजिए, हमें ये लगता है कि देश के नहीं करना है, तो वो लोग हाँ या ना जवाब दे डालते हैं इस बात के ऊपर। अब हम देखते हैं कुछ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नुकसान। इसमें क्या परेशानी सबसे बड़ी ये है कि ये छोटे देशों के अंदर ये कारगर कर रहता है। ये बड़े देशों में कारगर यूँ नहीं है, क्योंकि जनमत संग्रह नहीं करवाया जा सकता बड़े देशों के अंदर। हमारे इंडिया में हम देखते हैं, भारत के अंदर 130, 40, 50 करोड़ की यहाँ की आबादी है, तो वो करवाना कितना मुमकिन है? नहीं हो सकता। एक साथ लोग कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? फिर अगर हम चाहेंगे कि हर मुद्दे के ऊपर जनमत संग्रह करवाते रहें, चलो एक दफ़ा तो हम कहते हैं करवा लेंगे, अलग अलग पोलिंग बूथ बना देंगे लोग, पर कितना खर्चा कर लेंगे हम उसके नियम। तो ये महंगा भी है, ये महंगा ज़्यादा है इसके अंदर। इस तरह से ये महंगा है, पर अगर वैसे देखें तो ये सस्ता भी है। ये लोगों को गुमराह करता है, क्योंकि अवसरवादी इसका फ़ायदा उठाते हैं। अवसरवादी वो लोग जो मौका देखते हैं कि हाँ हमें ये फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो अपने हक़ की बात लेके मतलब कि फ़ायदे की बात लेकर आते हैं अपनी, और पे जन्म संग्रह करा डालते हैं। क्योंकि लोगों को इतना तो होता नहीं है, इंसान तो हमेशा नहीं चाहेगा ना कि मैं जाता हूँ वोटिंग करने के लिए। वो क्या, चलो भाई तू बता दे क्या करना है, उसके हाँ से हिसाब से हाँ कर डालते हैं लोग। सभी लोग इस प्रणाली के तहत अपनी नए राय नहीं रख सकते, क्योंकि क्या है, बस हाँ या ना जवाब देना होता है। ये युद्ध और आपात स्थितियों पर गुप्त निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें जनमत संग्रह होगा तो पता चल जाता है सबको। और देश के अंदर होता है कि देश के विरोधी भी हों, देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग भी हों, तो ये क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है युद्ध के अंदर। तो ये कंडीशन इसकी हो गई, किसकी? हमारे जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके लिए जिम्मेदारी की एक उच्च भावना की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट और ये रह गया, जो लोगों के पास अक्सर नहीं होती। जिम्मेदारी हमेशा नहीं निभा पाता इंसान। कभी होता है कि इंसान काम में व्यस्त होता है अपने, तो नहीं जा सकता हर चीज़ के अंदर, और कई बार ऐसा होता है कि बीमार भी है और परेशानियाँ बहुत सी होती हैं साथ में इंसान के, तो ज़रूरी नहीं कि वो पार्टिसिपेट हर बार कर पाए इसके अंदर। अगला हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जिसको हम कह रहे हैं प्रतिनिधि सत्तात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि जिसमें हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, हम लोगों को हम लोगों को चुनते हैं, चुनाव में हम उनको वोट देते हैं और उनका चुनाव कर लेते हैं, फिर वो हमारे ही हिसाब से काम करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके अनुसार कार्य करते हैं। ये सबसे आधुनिक है लोकतंत्र की प्रणाली, जो दुनिया के अधिकतर देशों में उपयोग होती है। मतलब आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आबादी बड़ी है। तो ये चीज़ हम चाहें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू करें, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन में हमने चुन लिए लोग अपने हिसाब से कि हमारी विचारधारा का इंसान है, हमारे जो मुद्दे हैं उसको रख रहा है ये, तो ये हिसाब से काम करेगा, इसलिए हम चुन लेते हैं। और ये आसानी रहती है हमें काम करने में, कि हमें हर बार जाना नहीं पड़ेगा जनमत संग्रह के लिए, हर चीज़ की नियम उठानी नहीं पड़ेगी, बस वो खुद ही देख लेंगे इस चीज़ को। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। कई प्रतिनिधि लोकतंत्र यूएसए यानी कि अमेरिका, कनाडा, भारत आदि में प्रतिनिधियों को चुनाव में चुना जाता है। ये भारत के अंदर भी प्रतिनिधि कभी कभी सरकार के अन्य प्रतिनिधियों, राष्ट्रपतियों तथा अन्य अधिकारों का चयन भी करने की शक्ति रखते हैं, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली दोनों के एक तत्व के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे हम भारत के अंदर हम देखें तो हम अपने लोकसभा के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको चुनते हैं। तो वो जो सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो मिलकर किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। तो हमने तो उनको चुन लिया, और वो दूसरे को चुन सकते हैं, इतनी शक्ति वो रखते हैं इसके अंदर। और चाहे सिस्टम लोकतंत्र संसद वाला सिस्टम हो, जिसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र पावरफुल होती है, लोकतंत्र का सिस्टम चलता है, ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे। और जो राष्ट्रपति वाला सिस्टम होता है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं, इसमें राष्ट्रपति शासन करता है देश के ऊपर, गवर्नमेंट का भी मुखिया वही है और जो देश का मुखिया भी वही होता है इसके अंदर। तो दोनों में ये चीज़ काम कर सकती है। कुछ राजनीतिक सिद्धांतकारों रॉबर्ट ए डहल सहित ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को बहुतंत्र के रूप में वर्णित किया है। मतलब इसकी मैंने वीडियो बनाई है। बहुतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग शासन करें, कम से कम 3 से ज़्यादा लोग शासन करने चाहिए इसके अंदर, उसको हम कहते हैं बहुतंत्र प्रतिनिधित्व सिस्टम। इसकी हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये सरकार का एक प्रतिनिधि रूप में, जिसमें जनप्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, मतलब लोग चुने हुए लोग इसके अंदर निर्णय लेते हैं। संप्रभुता लोगों में निहित होती है कि लोग क्या कर रहे हैं,
चुनाव कर रहे हैं, फिर वो लोग चुनाव जो चुने हुए लोग हैं वो उनके आधार पर ही तो काम कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि 5 साल बाद हम गिरा सकते हैं सरकार को, किसी और को डालते हैं वोट हम। सरकार लोगों की ओर से कार्य करती है, ये तो आम बात है कि जब हमें चुन लिया लोगों को तो वो तो हमारे तरफ से तो काम कर रहे हैं, हमारे चुने हुए लोग हैं। लोगों को राज्य के मामले में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। अब इसमें ये बात ख़ास है, विशेषता है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए लोग हैं वो काम में भाग ले रहे हैं। हमने क्या देखा कि हम देखते हैं कि हमारी विचारधारा इस तरह की, हम चाह रहे हैं कि ऐसे कानून बनने चाहिए। हमने कहा जैसे आज की बात में हम क्या चाह रहे हैं कि कानून ऐसे बने से रोज़गार ज़्यादा मिले, तो हम ये बात देखेंगे कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी है जो बात कर रही है कि रोज़गार देने की, तो हम उसी को वोट देंगे। अब पार्टी को ये चीज़ मालूम है कि मैं इस बेस के और इस धारा के ऊपर मैं चुनाव जीत कर आ गया हूँ, तो वो इस हिसाब से काम करेगा। इसके क्या हैं जो लाभ क्या हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये बड़े देशों में उपयुक्त है। बड़े देशों में आबादी है तो वहाँ पे आसानी इसको इस्तेमाल करने में रहती है। यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। कि नेता क्या करते हैं हमारे देश के अंदर, हम खुद जानते हैं कि लोगों को रिश्वत खिला देते हैं, पैसे दे डालते हैं चुनाव के लिए, तो यहाँ खरीद सकते हैं वोट वालों को, ये नुकसान भी है। और इसमें क्या है कि आप अपनी विचारधारा सामने रख के हम किसी को सामने रख डालते हैं विचारधारा कि हम ये काम करेंगे, आपका ये इससे फ़ायदा होगा, तो इससे ये पक्ष में करता है, ये फ़ायदा भी है इसके अंदर। सरकार जनता की ओर से चलती है, ये तो फ़ायदा ही है इसका। जहाँ आवश्यक हो वहाँ गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है। अब ये गोपनीयता तो हम सब जानते हैं आज के वक्त में कितनी गोपनीयता चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है, अक्सर हमारी जो गवर्नमेंट है आज की, उसके कानून अक्सर ऐसे ही हैं कि वो चुपके से ही पास कर डालते हैं, रात में पास कर डालते हैं। और एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि भाई जब जंग होती है, युद्ध होता है, तो उसके अंदर फैसले लेने ज़रूरी होते हैं कि चुपके से लिए जाएँ, गुप्त रूप से फैसले लिए जाएँ, तो उसमें ये चीज़ काम करती है। इसके नुकसान क्या है, मतदाता अज्ञानी होते हैं, इतनी सत्ता उनके हाथों में सौंपना संभव नहीं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार कैसे चलानी है। हालांकि सीख सकता है इंसान, अब वो बात अलग है कि जब इंसान काम करता है, कोई कहेगा कि भाई मुझे काम दो सरकार में तो मैं सीख जाऊँगा, वो मुमकिन थोड़ी है। तुम्हें आता वो करना चाहिए, तुम सरकार चलाओगे, तुम कहेंगे तुम्हें दे दो, तुम गलतियाँ करते हैं, तुम बर्बाद कर देना देश को, फिर तुम सीख जाओ गलती करते करते, वो चीज़ तो सही नहीं है। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी आबादी है और नेता जो है हमारा जो प्रतिनिधि है वो हर इंसान से नहीं मिल सकता। अपने चुनाव के बाद प्रतिनिधि शायद ही कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखभाल करने आते हैं। ये तो हम जानते हैं कि अभी हमने वोट दे डाला कि जो हमारा नेता है वो कहता है आप कौन, भूल जाता है हमें। इसका नुकसान है कि भ्रष्टाचार को जन्म देता है। राजनीतिक दल देश का माहौल ख़राब करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म के आधार पर भी कर डालते हैं, कई वोटिंग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग, और कई बार कहते हैं कि हम इस जात के हैं, तुम भी इस जात के हो, वोट दो हमें। तो इससे माहौल ख़राब होता है और बाकी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किए जाते हैं इसके अंदर। ये बहुत महंगा है। उदाहरण भारत के चुनाव, भारत के आकार के देश चुनाव को कराने में भारी खर्च होता है, भारत का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और नेता खुद ही खर्च करते हैं, इतना खर्च करना नहीं होता उनको। अगर हम देखें जो रूरल लोकेशन होते हैं उसके अनुसार उनको कम इतना खर्चा नहीं करना होता, मगर वो करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।